नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव रक्षपति। आप लोग हिमाचल की बात देख रहे हैं। हिमाचल की बात हमारा मॉर्निंग बुलेटिन, जिसमें हम आप लोगों को हिमाचल प्रदेश में चल रही तमाम बड़ी गतिविधियों के बारे में बताते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर ये आपके जीवन में कैसे असर डाल सकती है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, पिछले कल की तरह आज भी ये मुसीबत ना है, इसलिए मैं पहले ही पूछ लेना चाहता हूं कि क्या आप लोगों को मेरी आवाज ठीक से आ रही है। यदि आ रही है तो कमेंट के माध्यम से ये जरूर बताएं, और उसी के साथ साथ अगर आ रही है तो उसी के बाद ये बुलेटिन को आगे शुरू करते हैं, उसी के बाद इस बुलेटिन को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले तो हिमाचल प्रदेश में चल रही तमाम गतिविधियों के बारे में बताएंगे। तो हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस ने सरकार में आने से पहले यहां पर सबसे पहला वादा जो किया था वो था ओपीएस का। उसी की तर्ज पर एक और वादा किया गया था महिलाओं से, जिसमें था कि महिलाओं को प्रति महीना प्रति माह यहां पे 1500 दिया जाएगा। और अब उसके लिए एक सब कमेटी की गठन हुआ था, जिसकी पिछले कल एक मीटिंग हुई है। तो उसमें क्या निर्णय लिया गया है उसके बारे में बताएंगे। मुख्यमंत्री यहां पर हमारे बीच में श्रीनगर की ओर जा रहे हैं, जो भारत जोड़ो यात्रा है उसके समापन समारोह पे, उसके बारे में बताएंगे। उसी के साथ साथ बाकी भी जितनी चीजें उसके बारे में आपको विस्तार से यहां पर बताएंगे। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके आप इस स्ट्रीम के साथ जुड़िए और लाइक का बटन लगातार दबाते रहे, कमेंट के माध्यम से अपनी विचार अवश्य व्यक्त करें, और उसी के साथ साथ जो शेयर है वो अवश्य करें। सबसे पहले तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज तो यही रहती है, शेयर करें जितना ज्यादा हो सके, लाइक का बटन दबाएं और कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य व्यक्त करें। चलिए जी, शुरू करते हैं आज के इस बुलेटिन को। तो हिमाचल प्रदेश की बात हम करें तो भारत जोड़ो यात्रा पे सबसे पहले यहां पर जाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा की बात करें तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये भारत जोड़ो यात्रा हमारी चल रही है, और इस भारत जोड़ो यात्रा ने एक तरह से छवि परिवर्तन करके रख दिया है। चाहे कांग्रेस की बात करें और स्पेशली बात करें तो राहुल गांधी का, तो छवि परिवर्तन से ये हो गया है कि भाई अब उनको एक तरह से जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उससे थोड़ा सा हटकर यहां पर उन्होंने काम किया, और इस बारी सोशल मीडिया के माध्यम से कांग्रेस ने अपना प्रचार किया। पूरी यात्रा को कांग्रेस ने यहां पर सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाया, और सोशल मीडिया के माध्यम से ही लोगों को यहां पर बातचीत, लोगों के साथ क्या यहां पर कनेक्शन रहा, वो सारा यहां पर दिखाया गया। अब वो समापन की ओर जा रही है, और इसके समापन समारोह पर जाने के लिए, इसके समापन की ओर जाने के लिए, उसमें भाग लेने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी श्रीनगर की ओर आज जाएंगे। आपको बता दें कि 30 जनवरी को मुख्यमंत्री भारत जोड़ो यात्रा के समापन में यहां पर शामिल होंगे, और उनके साथ उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सहित कई मंत्री, विधायक और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह श्रीनगर जाने का यहां पर कार्यक्रम है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी कन्याकुमारी से ये जो यात्रा शुरू की थी, ये 30 जनवरी को श्रीनगर में इसका समापन होना है। आपको बता दें कि आज की यदि बात करें तो आज पहले बिलासपुर वो जाएंगे। विजयपुर में स्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पुत्र की शादी का जो गृह प्रवेश है उसमें वो यहां पर शामिल होंगे। उसके बाद विजयपुर से ही चंडीगढ़ जाने का उनका कार्यक्रम है, और उसके बाद आज शाम को चंडीगढ़ एयरपोर्ट से श्रीनगर के लिए वो रवाना हो यहां पर होंगे। रात्रि ठहराव उनका श्रीनगर में ही होगा, और 29 जनवरी को वो जेएंडके के लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात करेंगे, और 30 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। शाम के समय मुख्यमंत्री श्रीनगर से चंडीगढ़ होते हुए शिमला पहुंचेंगे। ये उसी दिन की बात हम कह रहे हैं, 30 तारीख की बात कह रहे हैं। 30 तारीख का डेट चुनी हुई क्यों गई है, उसके पीछे भी एक बहुत जरूरी बात रहती है। ये जो महात्मा गांधी जी को जब यहां पर गोली मार दी गई थी, जो नथुराम गोडसे जी ने जब उनकी हत्या कर दी थी, तो ये वो दिन है, और उसी दिन को यहां पर देखते हुए शायद ये निर्णय लिया गया है कि 30 तारीख को यहां पर भारत जोड़ो यात्रा का समापन करना है। तो मुख्यमंत्री आज का जो कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का, उसमें वो पहले तो यहां पर बिलासपुर जाएंगे, जहां पर जेपी नड्डा जी के बेटे की रिसेप्शन में वो भाग लेंगे। उसके बाद वो चंडीगढ़ जाएंगे, चंडीगढ़ से वो हेलीकॉप्टर पकड़कर श्रीनगर जाएंगे, जम्मू और कश्मीर की ओर जाएंगे, और वहां से पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलेंगे, और 30 तारीख को वो भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा यहां पर बनेंगे। तो आप लोगों के अनुसार मैं यहां पे आप लोगों से जानना चाहूंगा कि भारत जोड़ो यात्रा की यदि हम बात करें तो आप इसे कैसे देखते हैं। क्या इसके बाद यहां पर छवि परिवर्तन हो चुका है कांग्रेस का? क्या छवि परिवर्तन हो चुका है राहुल गांधी का? और क्या 2024 में आने वाले जो आम चुनाव है उसमें कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा या नहीं? अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं, और उसी के साथ साथ लाइक का बटन अवश्य दबाते रहे। मैं आपको बार बार ये आग्रह करता रहता हूं, लाइक का बटन अवश्य दबाते रहे, और कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य व्यक्त करें, और हां, जितना ज्यादा हो सके शेयर करें। 2-3 बड़े बड़े ग्रुप्स में यहां पर शेयर कर दीजिए। और आज का प्रश्न एक बार फिर से दोहरा देता हूं, क्या 2024 में जो अभी भारत जोड़ो यात्रा है उसका फायदा यहां पर मिलेगा? क्या छवि परिवर्तन करने में जो भारत जोड़ो यात्रा है वो सफल हुई है? क्या राहुल गांधी की ये जो इमेज है वो यहां पर चेंज हुई है? और अगर हुई है तो क्या उसका फायदा 2024 के इलेक्शंस में कांग्रेस को मिलने वाला है? आप लोग क्या समझते हैं अपने कमेंट्स के माध्यम से बताएं, और जितना ज्यादा हो सके, मैं बार बार ये कहता हूं, स्ट्रीम को जरूर शेयर करें और अपने विचार अवश्य व्यक्त किया करें, क्योंकि आप लोगों के विचार बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। आप लोगों के विचारों से ही यहां पर आगे की जो बातें हैं वो यहां पर तय की जाती है कि भाई हाँ, जनता क्या चाहती है और क्या आगे होना है।
एक तो बात ये रही। अब लेके ये तो रही 2024 के चुनावों की बात, लेकिन 2024 के चुनावों से पहले जो अभी हमारे चुनाव गए हैं, 2022 के चुनाव गए हैं, जिसके बाद कांग्रेस की सरकार यहां पर सत्ता में आई है, उसमें कांग्रेस ने 10 गारंटियां दी थी। उस गारंटियों में से एक ये था कि महिलाओं को, जो पात्र महिलाएं हैं 18 से 60 साल तक की उम्र की, वो उनको 1500 रुपए महीना मिलेगा। उसके ऊपर फिर किस तरह से दिया जा रहा है, क्या उसका फॉर्मूला रहेगा, जैसी सरकार में आए उन्होंने एक सब कमेटी बनाई। सब कमेटी ने अपनी सिफारिशें यहां पर अभी देनी है। उसकी पिछले कल यहां पर मीटिंग थी, उसमें जो पात्रता ये है, जो उसका निर्णय यहां पर लिया गया। अब ये आप लोग अपने कमेंट्स के माध्यम से बताएं कि भाई आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। देखिए, उसकी पात्रता का निर्णय लिया गया और पात्रता में पाया गया कि करीब करीब हमारे पास 22 लाख के आसपास महिलाएं हैं, जिनमें से 14 लाख महिलाएं ही ऐसी हैं जो यहां पर जिनको यहां पर 1500 रुपए देना लाजमी बनता है। चलिए उसके बारे में आपको बताते हैं। आप स्ट्रीम को लगातार शेयर कर दीजिए और लाइक का बटन लगातार दबाते रहे। मैं लगातार ही आपको कहता रहता हूं, 200 लोग जुड़े हुए हैं और महत्वपूर्ण जानकारी होती है, तो यहां पर होना तो ऐसा चाहिए कि हजारों में लोग जुड़े हो, लेकिन वो आप लोगों पर भी निर्भर करता है। मैं अपना कर्तव्य कर दूं, आप भी अपना दायित्व निभाएं, आप भी और लोगों के साथ शेयर करें। आपको बता दें, शुक्रवार को ये मीटिंग हुई और शुक्रवार की इस मीटिंग में, ये प्रारंभिक बैठक में 1500 रुपए मासिक देने के लिए 14,19,492 आप लोगों को फिर से बता दें कि हमारे बीच में जो ये 1500 रुपए देने की यदि जो बात की जा रही है, उसके लिए 14,19,492। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? पहले कमेंट के माध्यम से यही बता दीजिए अगर मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं। तो जो यहां पर बताया गया कि जो सब कमेटी की बैठक में मंथन किया गया, उसमें पाया गया कि हमारे बीच में जो 14,19,492 महिलाएं यहां पर पात्र इसके लिए मिली है और उसमें करीब 4,000 करोड़ रुपए की वित्तीय बोझ पड़ेगा। 22 लाख महिलाओं में से 8,21,000 महिलाएं इस योजना के दायरे में आ पाई हैं। कुल आयु वर्ग की यदि हम बात करें तो उसमें आप लोगों को बता दें कि यहां पर जो हमारे बीच में पात्रता की बात करी है, वो अलग अलग मानकों पे यहां पर यह बात की जाती है और उसी मानकों में से यहां पर यह बात हुई है। दूसरी गारंटी पूरी करने के लिए ये कमेटी की बैठक की गई थी, जिसका जो अध्यक्षता है वो हमारे बीच में स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने की और उन्हीं के साथ चंद्र कुमार जी जो कृषि मंत्री हैं वो थे। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह जी के साथ साथ जो संबंधित अधिकारी हैं वो यहां पर थे। इसके बाद शांडिल जी ने बताया कि 2011 की जनगणना के अनुसार कुल 68,64,602 की आबादी है और इसमें से 18 से 59 आयु वर्ग की 22,40,492 महिलाएं हैं और 8,21,000 महिलाओं के पास नियमित आय के साधन है या सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के दायरे में लाभान्वित हो रही हैं। कितनी महिलाएं पहले से लाभान्वित हो रही है? 8,21,000। तो ये ऐसी है जिनके पास नियमित आय के साधन है या फिर उनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन के दायरे में वो आ रही है। इसी के बाद आगे के लिए वो कहते हैं कि भाई हमारे बीच में जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन वाली जो 10,500 मानदेय प्राप्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और आशा वर्कर 46,000 है। सरकारी कर्मचारी 2,25,000 है। सरकारी सेवा की पेंशनर 1,90,000 है। भूतपूर्व सैनिक 1,19,000 सैनिक विधवाएं हैं और उसके बाद 36,000 क्षमा चाहिए सैनिक विधवाएं 36,000 है। केंद्र सरकार के अंतर्गत विभिन्न सेवाओं जैसे रेलवे, सेना, अर्धसैनिक बल और सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत और पेंशन भोगी महिलाएं हिमाचली 1 लाख और प्रदेश के आयकर दाता महिलाओं की संख्या 78,000 है। इन लोगों को यहां पर ये नहीं मिलेगा, इनको छोड़ के बाकी सब लोगों को मिलेगा और उनकी जब यहां पर चिन्हित किए गए हैं तो यहां पर 14,19,492 महिलाएं सामने आ रही हैं। आप लोग इसके बारे में क्या समझते हैं कि भाई क्या सभी लोगों को यहां पर, सभी महिलाओं को यहां पर मिलना चाहिए था, हाँ या ना? अगर सभी महिलाओं को मिलना चाहिए था तो अपने कमेंट्स के माध्यम से बताइए कि क्या यहां पर जो कांग्रेस ने यहां पर जो स्ट्रेटेजी रखी कि सभी महिलाओं को ना देकर जो पात्र महिलाएं हैं उनके लिए जो यहां पर रखा है, क्या वो सही हुआ है या नहीं हुआ है? आपके अनुसार ये कैसा हुआ है उसके बारे में जरूर अपने कमेंट्स के माध्यम से बताएं। और हां, बार बार मैं कह रहा हूं कि आप स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए और लाइक का बटन लगातार दबाते रहें। 100 लाइक अभी तक हमारे पास होने वाले हैं, कम से कम 300 लाइक्स का लक्ष्य लेकर रखते हैं और बड़े बड़े 3-4 बड़े ग्रुप्स में इसको शेयर कर दीजिए। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। तो हिमाचल प्रदेश में सभी महिलाओं को यहां पर हर महीने 1500 नहीं मिल रहे। 14 लाख से कुछ ज्यादा महिलाओं को यहां पर 1500 की पात्रता मानी गई है। और आप लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं कि यहां पर कांग्रेस को सभी लोगों को, यहां पर सभी महिलाओं को यहां पर ये पात्रता के अनुसार ये देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था? अपने कमेंट्स के माध्यम से बताइए कि क्या ये आपके अनुसार सही हुआ है या नहीं हुआ है, ये जरूर बताएं अपने कमेंट्स के हिसाब से। एक तो आपका भाई बीमार बहुत है, गला ही नहीं ठीक हो रहा। चलिए जी, इसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं 2017 से पहले। ये एक मुद्दा ऐसा था जिस मुद्दे की वजह से हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश में तब कांग्रेस की जो सरकार थी वो गिर गई थी। आपको बता दें, गुड़िया, बहुत चर्चित गुड़िया कांड जो है उस पर बहुत समय तक बहुत बातें हुई, बहुत चीजें हुई यहां पर। फिर उसके बाद जो कानूनी कार्यवाही है वो आप लोगों के सामने है। लेकिन उसी गुड़िया मामले में आईजी जहूर जैदी जो है उनको
उनकी सेवाएं जो है वो सस्पेंड कर दी गई थी। अब 3 साल के बाद उनकी सेवाओं को यहां पर बहाल कर दिया गया है। 15 जनवरी 2020 को उनको सस्पेंड किया गया था और अब यहां पर हमारे बीच में जनवरी 2023 में इनको बहाल कर दिया गया है। आपको बता दें कि ये जो हमारे बीच में गृह विभाग ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। आईजी जैदी को जब मैंने आपको जैसे पहले बताया 15 जनवरी 2020 को सस्पेंड किया गया था, उसके बाद अब जनवरी 2023 में वो यहां पर बहाल करते हुए उनको पुलिस मुख्यालय शिमला में रिपोर्ट करने को कहा गया है। तैनाती के आदेश अलग से उनके जारी किए जाएंगे। मामला क्या था कि हमारे बीच में 4 जुलाई 2017 को जो यहां पर गुड़िया कांड हुआ था, 6 जुलाई को कोटखाई के तांदी में जंगल में उस छात्रा का शव मिला था, गुड़िया का शव मिला था और पुलिस ने जांच में छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के बाद हत्या की बात सामने आई थी। इसमें एक एसआईटी बनाई गई थी जिसमें आईजी जहूर हैदर जैदी की अध्यक्षता में एसआईटी गठित हुई थी और एसआईटी ने इस मामले में एक स्थानीय युवक सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद हमारे बीच में एक नेपाली युवक की, जिनका नाम सूरज था, कोटखाई थाने में पुलिस हिरासत के दौरान मौत होगी। इसके बाद यह मामला सीबीआई को चले गया था और सीबीआई के जांच में यह पाया था कि सूरज की मौत पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा प्रताड़ित करने से हुई और सीबीआई के आरोप पे जैदी सहित 9 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया था। बाद में केस चंडीगढ़ सीबीआई कोर्ट में ट्रांसफर हुआ। 2017 में चंडीगढ़ जिला का अदालत स्थित सीबीआई अदालत जो है इस केस की सुनवाई अभी तक यहां पर हो रही है। लेकिन अब जो उनकी जो वो सस्पेंशन थी वो खत्म कर दी गई है। अब वो सस्पेंशन खत्म हो गई और 3 साल के बाद यहां पर आईजी जहूर जैदी अब काम पे वापस लौटेंगे और 3 साल यानी कि जनवरी में वो हुआ था 2017 में और अब 2023 की क्षमा चाहेंगे 2020 में वो सस्पेंड हुए थे और अब जब हम यहां की बात करें 2023 में वो वापस अब यहां पर आएंगे। आप इस स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए और अपने विचार भी यहां पर व्यक्त किया कीजिए कि भाई आपके विचार क्या है। आज का प्रश्न हमारा ये है कि जो यहां पे भारत जोड़ो यात्रा है जिसका 30 जनवरी को यहां पर समापन होना है, क्या इस कन्याकुमारी से चलती हुई भारत जोड़ो यात्रा जो यहां कश्मीर में पहुंची है, क्या इससे कांग्रेस का छवि परिवर्तन हुआ है? जिसे सोशल मीडिया पे एक तरह से उनकी एक इमेज पप्पू की दिखाई जाती है राहुल गांधी की, क्या उनका छवि परिवर्तन हुआ है? अगर आप देखें हम लोगों की सुने तो हम लोग तो कहेंगे हुआ है, लेकिन फिर भी जनता ने वोट करना है और जनता क्या कहती है हम जानना चाहते हैं। अपने कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं और अपने विचार अवश्य व्यक्त करें। प्रश्न यह भी है कि क्या 2024 में आने वाले चुनावों में यहां पर कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा? आप अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। चलिए, कांग्रेस की बात हो रही है तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के सबसे युवा मंत्री की भी बात यहां पर करना बनती है। यहां पर विक्रमादित्य सिंह जी ने यहां पर कह दिया है कि डीपीआर बनाने से पहले फॉरेस्ट क्लियरेंस जरूर लिया कीजिए। यहां पर इससे पहले कि मैं आपको पूरी खबर बताऊं, आप लोग लाइक्स का बटन दबाना लगातार आरंभ कर दें क्योंकि 132 पे ही हम पहुंचे और कुछ ही खबरें बची हैं। तो हमारा लक्ष्य लेकर चलते हैं हम 300 लाइक्स का। तो 132 से 300 पहुंचाने में समय लगेगा, तो लाइक का बटन लगातार दबाते रहे और 3-4 बड़े ग्रुप्स में इसको शेयर अवश्य करें। तो चलिए जी, आपको यहां पर बताते हैं कि हिमाचल प्रदेश में ऐसे 300 गांव है जहां पर सड़क सुविधा नहीं है और कई जगह पर सड़क सुविधा के ना होने का कारण यह है कि डीपीआर क्रिएट कर दी जाती है, लेकिन यहां पर जो काम है वो जैसे ही शुरू हो जाता है तो वो बीच में ही रुक जाता है। उसका कारण होता है कि फॉरेस्ट क्लियरेंस हमारे पास नहीं होती। तो यहां पर जो हमारे बीच में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि फॉरेस्ट क्लियरेंस सहित अन्य औपचारिकताएं पूरे करने के बाद ही सड़कों की डीपीआर उसके बाद ही डीपीआर तैयार की जाए, क्योंकि ऐसे 300 के करीब गांव है जहां पे सड़क सुविधा नहीं है और वो सारी जो सड़कें हैं वो फॉरेस्ट क्लियरेंस में फंसी है। तो अगर कोई यहां पर सड़क बनानी है और उसका डीपीआर क्रिएट करना है तो डीपीआर बाद में क्रिएट करे, सबसे पहले उस जगह की फॉरेस्ट क्लियरेंस ले रहे हैं, जो क्लियरेंस है औपचारिकता है उन सबको पूरी करें। और उनमें हर साल विधायकों की ये उन्होंने कहा कि हर साल विधायकों की प्राथमिकताएं मांगी जाती है और विधायक सड़क, पानी की स्कीम आदि प्राथमिकताएं देते हैं। और उसके बाद यहां पर डीपीआर बनाने का दबाव बनाया जाता है। डीपीआर तैयार कर दी जाएगी लेकिन डीपीआर केंद्र की ओर से आपत्तियां यहां पर लगा दी जाती है। इसलिए सबसे पहले जो सबसे बड़ी आपत्ति रहती है यहां पर, जो मंत्री विक्रमादित्य जी ने कहा कि वो ये रहती है कि आपके पास यहां पर फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं है। तो इससे पहले कि जो भी सड़कें बनानी है, जो भी डीपीआर बनानी है, बनाइए, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ने कहा। लेकिन उससे पहले हम लोगों को ये जरूर सोचना चाहिए, ये जरूर करना चाहिए कि जितने भी औपचारिकताएं, जितने भी क्लियरेंस है उनको यहां पर ले लेना चाहिए। उसी के बाद यहां पर बाकी सारी चीजों का कोई मकसद रहता है, मतलब रहता है। तो एक चीज ये यहां पर कही और एक अच्छा निर्णय ये बन सकता है अगर इस पर अच्छे से अमल किया जाए। मंत्री जी ने तो कह दिया, अब आगे वालों ने अगर इस पर काम ही नहीं किया तो उसका कोई मकसद नहीं रहेगा, मतलब नहीं रहेगा।
ऑनलाइन आजकल जैसे मैं भी, आप भी, हम सभी गूगल पे या फिर जो जितनी भी चीजें हैं वो सारी यूज करते हैं जिससे ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। तो आप लोगों को बता दें कि ऑनलाइन पेमेंट भी अब थोड़ी मुश्किल आ रही है। लेकिन उससे पहले एक खबर, आशा कार्यकर्ताओं की जो मांगे हैं उस पर यहां पर सरकार विचार करेगी, ऐसा यहां पर कहा है। आपको बता दें शुक्रवार को जो यहां पर एक प्रतिनिधिमंडल जो आशा वर्कर यूनियन का, वो जो शिमला में उनके अध्यक्ष है सत्या रांटा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री सुक्खू जी से मुलाकात करने के लिए पहुंचा और उन्होंने आशा वर्कर की जो दूर दराज के क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है उसमें किस तरह से महत्वपूर्ण भूमिकाएं वो निभा रही है उसके बारे में उन्होंने बताया और उन्होंने न्यूनतम मानदेय निर्धारित करने और उनकी नीति बनाने की मांग मुख्यमंत्री के सामने रखी। मुख्यमंत्री ने उनको आश्वासन दिया कि भाई जल्दी इस पे काम किया जाएगा और आप लोगों के लिए यहां पर विचार ये किया जाएगा और जल्दी आशा यही है कि भाई आशा वर्कर्स के लिए यहां पर नीति बनाने के लिए हम यहां पर कार्य अवश्य करेंगे। बहरहाल इसके आगे आप लोगों को बता दें नकली नोट हिमाचल प्रदेश में इस समय पर चल रहे हैं, वो उसके बारे में भी आप लोगों ने खबरें तो सुनी होंगी। आप सभी लोग फिर से, अभी तक हम 166 लाइक्स पे पहुंचे, 300 लाइक्स का लक्ष्य है, अभी 150 लाइक्स हम कम ही चल रहे हैं। और स्ट्रीम को 2-3 बड़े ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए और कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य व्यक्त किया करें। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में नकली नोटों के बारे में आपने सुना होगा कि नकली नोट के साथ कुछ एक व्यक्ति को धरा था, सिरमौर से ये धरे गए थे। उनसे जब यहाँ पे पूछताछ की गई है, इनका आरोपी का नाम जो है, ये इनका नाम शाहीन अंसारी है। इन्होंने घर में ही अपने नकली नोट बना दिए थे लेकिन उनको बाजार में भी सर्कुलेट कर दिया। 10 से 12 हजार रुपए का वो सामान खरीद के लाए हैं। आपको बता दें कि 10 से 12 हजार रुपए का सामान खरीद कर उन्होंने बाजार में नकली नोट वो चला चुके हैं, ऐसा उन्होंने माना है और पूछताछ में के दौरान ये बात कबूली है। 50 से 100 रुपए के जाली नोट उन्होंने घर में उन्होंने यहां पर अपने बनाए थे, जिनको उन्होंने काला आम, नाहन और पोंटा साहिब के बाजारों में जिससे सामान खरीदा और घर से लैपटॉप, प्रिंटर और कागज यहां पर पुलिस ने अब जब्त कर लिया है। वो स्वयं जाली नोट जो तैयार किए उसे खरीदारी भी की है और इसमें रिमांड की अवधि समाप्त होने के बाद 28 जनवरी को आरोपी को दोबारा न्यायालय में पेश किया जाना है। उनके घर वालों को बता रखा था कि वो ऑनलाइन काम करता है और फिलहाल इस गिरोह की बात यहां पर सामने नहीं आई है। अकेले ही एक व्यक्ति ने यहां पर नकली नोट बना दिए, अभी तक ऐसा जो मामले में सामने आ रहा है, और उन्हीं नकली नोटों के साथ उन्होंने 10-12 हजार रुपए की शॉपिंग भी कर दी। आपको बता दें कि यहाँ पर स्थानीय दुकानदारों ने जो कालम के स्थानीय दुकानदार है उन्होंने उनको पकड़ के पुलिस के हवाले किया था और जो ये कालम के दुकानदारों ने ये जो शाहीन है निवासी कुंदन का बाग जगह है और रंगे हाथों ने दबोचा था। ये नाहन में पड़ता है कुंदन का बाग। और उसके बाद उनकी जब ये शिनाख्त की गई तो पता चला कि घर के अंदर ही 50 और 100 रुपए के नोट बना रहे हैं और उन्हीं 50 और 100 रुपए के नोट से अब पता चल रहा है कि 10 से 12 हजार रुपए की वो शॉपिंग भी कर चुके हैं। और कहां कहां की है? नाहन में की है, पोंटा साहिब में की है, कालम में की है। और नोट किस तरह से चलते हैं वो तो आप सभी लोगों को पता है, एकदम से सर्कुलेट होकर कहां से कहां पहुंच जाते हैं। तो इस समय पर वो सभी यहां पर चल रहा है। आप सभी लोग इस स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए और लाइक का बटन अवश्य दबाएं और कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य व्यक्त करें। मैं लगातार कहता हूं अगर आप शेयर नहीं कर सकते तो 3-4 बड़े ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए और उसी के साथ अपने विचार अवश्य व्यक्त किया कीजिए। उसी के साथ साथ यहां पर अगली खबर की ओर आपको लेकर चलते हैं। तो जेपी नड्डा जी के पुत्र और वधू आज विजयपुर उनका जो घर है वहां पर पहुंचेंगे, वहां गृह प्रवेश करेंगे, जिसके लिए 263 जवान यहां पर सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे। आप लोगों को बता दें कि इसमें बहुत से लोग जो है ऑब्वियसली यहां पर बड़े बड़े नेता यहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी यहां पर शिरकत करेंगे, यहां जाएंगे और उसके बाद ही उनके चंडीगढ़ जाएंगे, जिसके बाद उन्हें जम्मू कश्मीर की ओर यहां पर निकलना है। हिमाचल प्रदेश में डिनोटिफाई करने का जो यहाँ पर एक ट्रेंड हमारे बीच में सरकार ने इस बारी 900 से आसपास कार्यालय जो बंद किए थे उसमें से एक कार्यालय को यहाँ पर बहाल कर दिया है। मंडी के बागवानी विभाग का सिद्धपुर उत्कृष्टता केंद्र जो है वो सरकार ने बहाल कर दिया है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो आप लोगों को बता दें कि सरकार ने एक नोटिस अधिसूचना जारी की है जिसमें यह कहा गया है कि सेंटर को खोलने की अधिसूचना यहां पर वापस कर दिया कि भाई हाँ इस सेंटर को खोल दिया जाए। और ये कांग्रेस सरकार ने पहले भी कहा था कि जहां पर आवश्यकता होगी वहां पर हम अपने कार्यालयों को, जो भी कार्यालय है उनको खोलेंगे। लेकिन जो पहले यहां पर उन्होंने आरोप यह लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी ने बिना बजट के ही जो पुराने कार्यालय, बहुत से कार्यालय यहां पर खोल दिए थे, जिस कारण से यहां पर ना बजट था और लोगों को भी इससे कोई फायदा नहीं होना था, इसलिए हमने वो कार्यालय बंद किया। लेकिन यहां पर ये वाला कार्यालय इस समय पर जो सिद्धपुर में है मंडी में, वो यहां पर दोबारा से खोल दिया गया है। ऑनलाइन ठगी की बात यहां पर आप लोगों को बता देते हैं और आप सभी लोग फिर से लाइक का बटन लगातार दबाते रहे। अभी 200 के आसपास लाइक्स पर पहुंचे हैं। आप लोगों को बता दें कि एक युवक के साथ 1.5 लाख की ठगी हुई है कार बेचने के मामले से। ऑनलाइन भराड़ी के ये युवक है और उन्होंने एक व्यक्ति है जो फेसबुक पे ऑल्टो कार बेच रहे थे और उन्होंने दिए हुए फोन नंबर पर संपर्क किया।
भारतीय सेना का अधिकारी उस व्यक्ति ने अपने आप को बताया और खुद को कांगड़ा जिला का बताया। कैंटीन कार्ड भी भेजा और गाड़ी का जो सौदा है वो 1,68,000 रुपए में हो गया। फिर एक एक करके ट्रांसफर कराते रहे और ट्रांसफर होते रहे पैसे, लेकिन पैसा जो है वो तो चले गया, गाड़ी वो पहुंची नहीं। उसकी शिकायत अभी उन्होंने दर्ज करवाई है। जाते जाते आप लोगों को कल की सबसे ज्यादा मसालेदार खबर यहां पर सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से, जैसे कि मैं कह रहा हूं, 205 लाइक हुए, इसके खत्म होने तक 300 तक पहुंचाना है। कैसे पहुंचाएंगे पता नहीं, 95 लाइक कम है। और शेयर कीजिए, 2-3 बड़े ग्रुप्स में करें और अपने कमेंट्स के माध्यम से ये बात करें। प्रतिभा सिंह जी यहां पर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने बेकार में यहां पर हड़कंप यहां पर खड़ा कर दिया। बयान यह था कि अगर कौल सिंह जी चुनाव जीत गए होते तो वो मुख्यमंत्री होते। इस बयान के कोई मायने इस समय पर नहीं रहते जब कांग्रेस एकजुट दिखाई दे रही है, खासकर जब सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के साथ वो एकजुट दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी यहां पर क्या हुआ कि भाई आप लोग बताते हैं 8 बार के वो विधायक हैं, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। कौल सिंह ठाकुर 8 बार के विधायक, 4 बार के मंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष और पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनके पास एक जो रेज्यूमे है वो स्ट्रांग था। और उस स्ट्रांग रेज्यूमे में अगर वो चुनाव जीतते तो ऑब्वियसली वो मुख्यमंत्री पद के दावेदारी में होते। तो यहां पर प्रतिभा सिंह ने पद्धर में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का शुभारंभ जो किया, उसके संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रदेश में भले ही कांग्रेस सत्ता में आई है, लेकिन द्रंग विधानसभा सीट को हारने का दुख उन्हें बहुत है। और उन्होंने कहा है कि अगर वो चुनाव जीत गए होते कौल सिंह ठाकुर, जो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, तो आज सुखविंदर सिंह सुक्खू की जगह वो मुख्यमंत्री होते। यहां पर हालांकि यहां पर अगर बात करें, कौल सिंह ठाकुर जी ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा क्योंकि उसका कोई मतलब यहां पर नहीं रहता है। अब जो हो गया है वो हो चुका है, कांग्रेस की सरकार भी बन चुकी है, सुक्खू जी मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं और अभी एकजुट यहां पर कांग्रेस दिख रही है। तो किसी भी प्रकार से ऐसी कोई टिप्पणी करना सही नहीं रहेगा। इस पर जब मुख्यमंत्री जी से पूछा गया, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से पूछा गया कि भाई इस तरह से कोई बात हुई है तो आप उस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कहा कि नो कमेंट्स, उस पर कोई बात करने का मतलब नहीं रहता और मतलब रहना भी नहीं चाहिए क्योंकि सरकार बन चुकी है, सब कुछ हो चुका है। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं वो अपने कमेंट्स के माध्यम से आप अवश्य बताएं। और जाते जाते फिर से एक बार हमारा आज का प्रश्न है, जो हमारे बीच में 30 तारीख को हमारे बीच में भारत जोड़ो यात्रा यहां पर समापन पे होगी, तो इस भारत जोड़ो यात्रा जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक गई, क्या इससे राहुल गांधी जी की छवि परिवर्तन हो गया, कांग्रेस का छवि परिवर्तन हो गया, और क्या आने वाले चुनावों में उनको इसका फायदा मिलेगा? कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं। और अभी तक आपने स्ट्रीम को शेयर नहीं किया तो स्ट्रीम को शेयर अवश्य जरूर करें, लाइक का बटन लगातार दबाते रहे और कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य रखें। मेरा नाम मुकुल देव वृक्षपति, आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। 9882837038 इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आप लोगों को यहां पर कोई प्रश्न आप लोगों का रहता है। और हाँ, मैंने अपना कर्तव्य निभाया, आप तक खबर पहुंचाई, आप लोग अपना जिम्मेदारी निभाइए और आगे भी इस खबरों को पहुंचाइए, शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।